हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पीपीएस स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र का बहुत ज़्यादा जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वैसे प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अभी तो ज़्यादा प्रश्न नहीं देखेंगे, लेकिन जो भी हम लोग यहाँ पे अभी क्वेश्चन से देखेंगे उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, वैसे कहने को तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन आप लोग जो है इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे आप लोग लॉन्ग में भी लिख पाएंगे, है ना। और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव वीडियो आप लोगों को तो फिलॉसफी का मिला ही हुआ है, आप लोग उसे देख सकते हैं। बाकी कुछ और भी इम्पोर्टेंट जो है वो वीडियो आप लोगों के लिए लाया जाएगा। ठीक है, और एक जो है वीडियो आप लोगों के लिए पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन का, लॉन्ग क्वेश्चन का आपको वीडियो प्रोवाइड जरूर करवाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पिछले वर्ष करवाए थे, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है उसमें, और वहाँ से एग्जाम में आया भी था, है ना। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? तो क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों के सामने, यहाँ पे देखेंगे आप लोग क्या है कि सत्व गुण क्या है। ठीक है, हम लोग डिटेल में बात करेंगे यहाँ सत्व गुण के बारे में। तो सत्व गुण बाबू जो है वो भारतीय दर्शन विशेषता अगर बात करें हम लोग तो सांख्य और योग दर्शन में 3 प्रमुख गुणों सत्व, रजस और तमस में से एक है ना। सत्व गुण क्या है? तो मुख्यतः हम लोग बात करेंगे तो सांख्य और योग दर्शन में जो 3 प्रमुख गुणों का बात हुआ है सत्व, रजस और तमस, उसमें से एक है हमारा सत्व गुण, है ना। यह प्रकृति की 3 मूलभूत प्रवृत्तियां का हिस्सा है और आत्मा की विशुद्धता और शांति को प्रकट करता है। सत्व गुण को शुद्धता, ज्ञान, प्रकाश और सकारात्मक का प्रतीक माना जाता है। आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, और हम लोग बात करें अगर सत्व गुण के लक्षण के बारे में तो एक एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कुछ, कि सत्व गुण के लक्षण। पॉइंट नंबर 1 है हमारा कि शुद्धता। एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, क्या है डियर फ्रेंड्स की शुद्धता, है ना। सत्व का अर्थ है स्वच्छता और पवित्रता। यह मन और हृदय को साफ और निर्दोष बनाए रखता है ना। उसके बाद हम लोग पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पे देखेंगे ज्ञान। यह गुण व्यक्ति को सत्य और ज्ञान की ओर ले जाता है। यह विवेक और प्रज्ञा को प्रबल करता है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे शांति। सत्व गुण मन को शांत और संतुलित बनाए रखता है। चौथा हम लोग देखेंगे सकारात्मकता। यह गुण व्यक्ति में करुणा, दया और प्रेम जैसे भावों को बढ़ावा देता है। ठीक है, और लास्ट हम लोग देखते हैं इसका पॉइंट सदाचार। सत्व गुण के प्रभाव में व्यक्ति नैतिक, धर्मशील और सच्चा बनता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से अगर सत्व गुण आपका आ गया कहीं से अगर क्वेश्चन, तो आप लोग इसका आंसर इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 आप लोगों के सामने है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा? आप लोग देखेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से कि स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान के बीच में यहाँ पे अंतर स्पष्ट आप लोगों को करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे। एक बार अगर आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा विथ एग्जाम्पल यहाँ पे, तो बहुत अच्छे से आप लोग इसका आंसर अपने से लिख सकते हैं ना। तो स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान दोनों ही भारतीय तर्कशास्त्र विशेषतः बात करें हम लोग तो न्याय दर्शन में अनुमान यानी कि इन्फेरेंस के प्रकार हैं। इन दोनों में मुख्यतः अंतर यह है कि ये जो है वो किस उद्देश्य से और किसके लिए जो है वो प्रयोग किए जाते हैं, ये इसमें मेन पॉइंट है इसका। ठीक है, कि किस उद्देश्य से इसका यूज किया जा रहा है। तो अगर हम लोग सबसे पहला बात करेंगे स्वार्थानुमान के बारे में, तो इसका परिभाषा देखेंगे कि स्वार्थानुमान वह अनुमान है जो व्यक्ति स्वयं के लिए करता है। बस इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि जो व्यक्ति स्वयं के लिए करता है, इसका उद्देश्य किसी विषय को स्वयं समझना होता है ना। इसका क्या उद्देश्य होता है बाबू? अगर स्वार्थानुमान वैसे भी स्वार्थ के लिए ऐसे बोलते हैं तो खुद के लिए, तो यानी कि इसका उद्देश्य किसी विषय को स्वयं समझना ही होता है। ठीक है, इसका अगर हम लोग कुछ लक्षण देखें तो यह आत्मचिंतन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका क्या क्या लक्षण है कि यह आत्मचिंतन और ज्ञान के लिए किया जाता है। उसके बाद इसमें व्यक्ति अपने ज्ञानेंद्रियों और मन का उपयोग करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। और हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि इसे किसी अन्य व्यक्ति को समझाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये इसमें जो है खुद को समझाना होता है या खुद समझना होता है। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें थोड़ा सा आगे हम लोग देखेंगे कि यह व्यक्तिगत अनुमान है। जैसा कि आप लोगों को बताया, ये स्वयं से रिलेटेड है, यानी कि यह व्यक्तिगत अनुमान है। उदाहरण अगर हम लोग लें तो यदि कोई व्यक्ति दूर पर्वत पर धुआं देखता है, अगर कोई व्यक्ति जो है वो दूर पर्वत पर कहीं धुआं देखता है और यह निष्कर्ष निकालता है कि वहाँ आग लगी है, तो यह स्वार्थानुमान है। अगर वो अपने से यह निष्कर्ष निकाल रहा है कि यानी कि वहाँ आग लगी हुई है, तो यह स्वार्थानुमान हो गया। इसका जब हम लोग प्रार्थानुमान का एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग पॉइंट यहाँ पे 2 देखते हैं, यहाँ पे प्रार्थानुमान के बारे में, है ना। इसका परिभाषा हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि प्रार्थानुमान वह अनुमान है जो दूसरों के लिए प्रस्तुत किया जाता है। बस यहीं से यहाँ पे आपका सारा जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए कि स्वार्थानुमान खुद के लिए और प्रार्थानुमान दूसरों के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है,
इसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति को तर्क के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर पहुंचाना होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो किसी अन्य व्यक्ति को तर्क के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर पहुंचाना होता है। अगर इसके हम लोग लक्षण का बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि इसमें अनुमान को प्रस्तुत करने के लिए तर्क और प्रमाणों का उपयोग किया जाता है। अगर पॉइंट हम लोग 2 यहाँ पे देखें तो इसे किसी और को समझाने या ज्ञान प्रदान करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। यह सामाजिक या संवादात्मक अनुमान है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे अब उदाहरण देखें तो क्या है इसका उदाहरण बच्चों कि यदि कोई व्यक्ति यह तर्क प्रस्तुत करता है कि पर्वत पर धुआं है और जहाँ धुआं होता है, देखिए यहाँ पे ये तर्क प्रस्तुत कर रहा है कि पर्वत पर धुआं है और अब वो जो है वो बता रहा है कि जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है, इसलिए पर्वत पर आग है। यहाँ पे तर्क के साथ वो बता रहा है, ठीक है, कि जहाँ धुआं होती है वहाँ आग होती है। इसका मतलब कि अगर पर्वत पर धुआं है तो वहाँ पे आग है ना। तो यह प्रार्थानुमान हो गया। आप लोगों को आई होप कि ये पूरा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट अगेन ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप लोग कि भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक के विभाजन का आधार क्या है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक का विभाजन मुख्यतः वेदों के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी वैसे पूछता है कि आस्तिक और नास्तिक के यहाँ पे बीच में डिफरेंस। तो भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक का मुख्य अगर हम लोग विभाजन का बात करेंगे तो वेदों की प्रामाणिकता पर है। ठीक है, और ईश्वर की स्वीकृति के आधार पर किया जाता है। यह विभाजन धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से विभिन्न दर्शनों को वर्गीकृत करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। अगर हम लोग बात करें कि आस्तिक दर्शन, तो सिंपल सा बात है कि जो वेदों के अस्तित्व को मानते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको अच्छे से देख लेते हैं कि आस्तिक शब्द का अर्थ है जो अस्तित्व को मानता है। ठीक है, भारतीय दर्शन में आस्तिकता का मुख्य आधार है वेदों की प्रामाणिकता और ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना, है ना। तो जो वेदों को मानते हैं, जो वेदों के प्रामाणिकता को मानते हैं, है ना, वेदों के अस्तित्व को जो मानते हैं, उन्हें हम लोग आस्तिक दर्शन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अगर इसका कुछ हम लोग यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर आस्तिक दर्शन की हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत दर्शन, ये सब जो है वो आस्तिक दर्शन के प्रकार हैं बाबू, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। और वैसे नास्तिक दर्शन सिर्फ आप लोग याद रखिएगा, बाकी तो आस्तिक आप लोग अपने से कर सकते हैं। देखिए क्योंकि नास्तिक में कम है ना, देखिए आप नास्तिक में यहाँ पे देख सकते हैं 3 हैं यहाँ पे, जैसे चारवाक हो गए, जैन हो गए और बौद्ध, तो ये तीनों आप लोग ध्यान में यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, चलिए वैसे हम लोग अच्छे से यहाँ पे पहले देखते हैं नास्तिक दर्शन। तो सिंपल सा बात है कि जो वेदों के प्रामाणिकता को नहीं मानेंगे वे नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि नास्तिक शब्द का अर्थ है जो अस्तित्व को नहीं मानता। इस भारतीय दर्शन में नास्तिकता का मुख्य आधार है वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करना। ठीक है, और इसके अब हम लोग देख लेते हैं प्रकार को। तो चारवाक दर्शन हो गया, जैन दर्शन हो गया और उसके बाद बौद्ध दर्शन हो गया। तो ये तीनों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये तीनों जो है वो नास्तिक दर्शन के प्रकार हैं। तो आप लोग आस्तिक दर्शन के प्रकार को वहाँ से जो है वो पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बाबू कि भारतीय दार्शनिक संप्रदायों के नाम यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से। तो सिंपल सा इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं कि भारतीय दार्शनिक संप्रदाय, अगर आस्तिक संप्रदाय का बात करें हम लोग तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत भी कहते हैं। और अगर उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे नास्तिक संप्रदाय लिख सकते हैं कि चारवाक, बौद्ध और जैन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है डियर फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने कि प्रार्थानुमान क्या है। तो जैसा कि अभी तो आप लोगों को बताए थे, यहाँ शॉर्ट में देख लीजिए, बाकी अभी तो ऊपर एक क्वेश्चन आया था प्रार्थानुमान से रिलेटेड। तो प्रार्थानुमान भारतीय न्याय दर्शन में वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी तर्क या अनुमान को दूसरों को समझाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसमें एक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए तर्क और प्रमाण का सहारा लिया जाता है ताकि श्रोता या दर्शक किसी निष्कर्ष को स्वीकार कर सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आप लोगों के सामने ये रहा क्या क्वेश्चन कि न्याय दर्शन के अनुसार अनुमान की परिभाषा आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो न्याय दर्शन के अनुसार जो है वो अनुमान वह ज्ञान है जो किसी अन्य ज्ञान या फिर लक्षण के आधार पर उत्पन्न होता है, इसे परामर्श से प्राप्त ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा कि अनुमान जो है वो परामर्श से प्राप्त एक प्रकार का ज्ञान है। ठीक है, अनुमान का अगर हम लोग और भी परिभाषा देखें तो पक्ष, हेतु, व्याप्ति के आधार पर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को अनुमान कहते हैं। ठीक है, यह 3 तत्वों पर आधारित होता है। कौन से तत्व? तो पक्ष, हेतु और व्याप्ति। पक्ष क्या? तो यह विषय जिसका ज्ञान किया जा रहा है। हेतु क्या? तो वह कारण जो निष्कर्ष का आधार बनता है। और व्याप्ति क्या है बाबू? तो हेतु और साध्य के बीच सार्वभौमिक संबंध है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों के सामने। ये रहा क्वेश्चन, क्या है कि अरस्तु ने अंततः दो कारण को क्यों स्वीकारा, ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। ठीक है, इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि अरस्तु ने अंततः दो कारण को स्वीकार किया है, सामान्य कारण और दूसरा है प्रेरक कारण। एक एक करके हम लोग देखते हैं कि सामान्य कारण क्या है। तो यह उस पदार्थ या सामग्री को संदर्भित करता है बाबू जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करें तो एक मूर्ति का सामान्य कारण वह पत्थर या धातु है, क्योंकि उसी से तो मूर्ति का निर्माण होगा जिससे वह बनाई जाती है। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं प्रेरक कारण क्या है, इफिशिएंट कॉज। तो इसको जो है वो यह उस प्रक्रिया या शक्ति को दर्शाता है जो किसी व्यक्ति किसी वस्तु के अस्तित्व में आने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, इसे वह कारण माना जाता है जो वस्तु के निर्माण का कारण बनता है, जैसे शिल्पकार हो गया है ना, जो मूर्ति बनाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अरस्तु ने इन दोनों कारणों को स्वीकार किया क्योंकि उनका मानना था कि किसी भी वस्तु या घटना को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम उसकी सामग्री जिससे वो बनी है और उसे अस्तित्व में लाने वाली प्रेरणा जो इसे बनाने के लिए काम करती है को पहचाने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है डियर फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन कि सांख्य दर्शन को द्वैतवादी क्यों कहते हैं, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन को द्वैतवादी इसलिए कहा जाता है बाबू क्योंकि इस दर्शन में दो मूल तत्वों का अस्तित्व माना गया है, पुरुषत्व और प्रकृति। ठीक है, प्रकृतित्व। चलिए हम लोग देखते हैं कि करके पहले पुरुष, तो यह तत्व शुद्ध चेतना, सर्वज्ञ और नित्य है। यह किसी भी परिवर्तन या विकृति से परे होता है। पुरुष का कोई गुण या विशेषता नहीं होती और यह स्वयं कर्ता नहीं होता बल्कि साक्षी के रूप में कार्य करता है, ये पुरुष हो गया। प्रकृति हम लोग देखते हैं यह तत्व अचेतन, नित्य और क्रियाशील है। यह भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी भौतिक और मानसिक रूपों का आधार है। प्रकृति 3 गुणों सत्व, रजस और तमस, जैसा कि ऊपर अभी आप लोगों को सत्व के बारे में बताएं, से प्रभावित होती है और इसके भीतर विभिन्न रूपों का निर्माण होता है। इस प्रकार सांख्य दर्शन में दो स्वतंत्र और अलग अलग तत्वों का अस्तित्व माना जाता है जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं और इस कारण से जो है बाबू इसे द्वैतवादी दर्शन कहा जाता है। किसे, तो सांख्य दर्शन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग, क्या है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बर्कले का आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद क्या है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। इसका आंसर हम लोग देखेंगे बाबू कि बर्कले का आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद है ना, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, एक दर्शन है जिसमें उन्होंने यह कहा है, क्या कहा है, तो वस्तुएं केवल हमारे अनुभवों यानी कि ध्यान में अस्तित्व रखती है। बर्कले के अनुसार जो भी वस्तु हम अनुभव करते हैं उनका अस्तित्व केवल हमारे मन या सचेतना है ना, कॉन्शियस में होता है। यह प्रसिद्ध रूप से कहते थे, क्या कहते थे, तो ऐसे एस्ट परे, टू बी इज टू बी प्रिसीव्ड, जिसका मतलब क्या होता है, तो एक वस्तु का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक उसे कोई देखता या महसूस करता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका हम लोग आंसर करेंगे। थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि बर्कले का तात्पर्य यह था कि वास्तविकता का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है बल्कि यह हमारे अनुभव और सचेतना के द्वारा निर्मित होती है। वह यह मानते थे कि सभी भौतिक वस्तुएं केवल विचार यानी कि आइडियाज़ के रूप में मौजूद होती है और उनका अस्तित्व तब तक है जब तक कोई उन्हें अनुभव करता है। जैसा कि अभी ऊपर बताया आप लोगों को, फाइनलाइज करते हैं यहाँ पे हम लोग कि बर्कले के इस विचार का क्या उद्देश्य था कि भौतिकवाद और द्वैतवाद के विरोध में उन्होंने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि केवल आत्मा और उसकी धारणाएं ही वास्तविकता हैं। ठीक है, भौतिक पदार्थ का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग बर्कले का आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे जो है पुरुषार्थ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों को जो है फाइनल एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा बाबू, इसलिए इसको आप लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप खुद से भी लिख पाएँ, है ना। तो भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन है हमारा। इसका आंसर हम लोग करते हैं कि भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ का अर्थ है बाबू कि मनुष्य के जीवन में 4 प्रमुख उद्देश्यों या कर्मों का पालन, जो कि यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, अभी एक एक करके बताएंगे। ये 4 पुरुषार्थ व्यक्ति के जीवन को संपूर्ण और संतुलित बनाने के मार्गदर्शक होते हैं। इन 4 पुरुषार्थों में निम्नलिखित शामिल हैं। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला बाबू बहुत इंपॉर्टेंट, सभी यहाँ पे हैं। ठीक है, तो 1 नंबर में हमारा कि धर्म यानी कि मोरल ड्यूटी या धार्मिकता, नैतिकता और कर्तव्य का पालन करने का प्रयास है। धर्म का उद्देश्य जीवन को सत्य, न्याय और नैतिक मूल्यों के आधार पर जीना है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में संतुलन और सद्गुण की स्थापना करता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर, अर्थ यानी कि वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। यह भौतिक और आर्थिक समृद्धि का प्राप्त करने का उद्देश्य है बाबू। अर्थ का साधन जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति और समाज में सम्मान प्राप्त
करना है, लेकिन इसे धर्म के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है बाबू? पॉइंट नंबर 3 हमारा कि काम यानी कि प्लेजर एंड डिजायर, यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सुखों की प्राप्ति का प्रयास है। काम का उद्देश्य व्यक्तिगत आनंद और इच्छाओं की पूर्ति है, लेकिन इसे भी नैतिकता और संतुलन में रख कर करना चाहिए। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे पुरुषार्थ के पॉइंट नंबर 4 कि मोक्ष है ना, क्या हमारा कि यह आत्मज्ञान, मुक्ति और ईश्वर के साथ एकात्मकता प्राप्त करने का उद्देश्य है। मोक्ष का अर्थ होता है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना और परम सत्य को जानना। ठीक है, इन 4 पुरुषार्थ के जीवन के समग्र उद्देश्य के रूप में देखा जा सकता है और भारतीय दर्शन में यह माना जाता है कि इनका संतुलित पालन ही व्यक्ति को एक पूर्ण और सुखी जीवन की ओर मार्गदर्शन करता है। इन जो यहाँ पे हम लोग 4 पॉइंट जो डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही बाबू, है ना। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जो है वो अपने तैयारी को मजबूत करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए जो भी अभी तक पढ़ें आप लोग रिवीजन करते रहें, है ना। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।